क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? सब पुरानी। अच्छा, आप दोनों आज नहीं आ गए। इधर सब पुराने। अच्छा, आए गए। अच्छा, तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम घर्षण बल पढ़ रहे थे शायद, हैं? क्या पढ़ रहे थे? घर्षण नहीं, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे थे। और गुरुत्वाकर्षण बल में कहाँ क्या पढ़ा था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, ठीक है। बातें मत करो। पहले 3 दिन क्या पढ़ते हैं? पहले 3 दिन फिजिक्स पढ़ते हैं और लास्ट के 3 दिन रीजनिंग पढ़ते हैं। तो न्यूटन का जो नियम था वो क्या कहता था? अरे, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये न्यूटन ने दिया। क्या कहा? कि सारे कण जो भी दिखाई दे रहा है वो सब एक दूसरे के ऊपर एक बल आरोपित कर रहा है। कोई भी, सब सब, सबका मतलब सब। ये मत कहना कि ये करेगा कि नहीं करेगा, सबका मतलब सब। अब हम कोई स्पेशल नाम नहीं कि मंगल करेगा कि नहीं करेगा, सबका मतलब सब। सब जो है सबके ऊपर एक बल लगाते हैं, सब जो है सबके ऊपर एक बल लगाते हैं। उस बल का नाम ही गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ में आया? इतना समझा दिया था। अगर ये बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाए, किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा लगाया जाए, तो इस बल का नाम क्या हो जाता है? नाम दूसरा रख दिया, क्या? गुरुत्व। क्या नाम रख दिया? गुरुत्व, ग्रेविटी। अब आगे बढ़े तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो बल होता है ना वो वजन पे निर्भर करता है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे बल बढ़ता जाता है। यानी डायरेक्ट क्या रहता है? उसके प्रपोर्शन में रहता है? तो क्या होता है? समानुपाती। किसके? वजन के। यानी न्यूटन ने बताया कि अगर 2 वस्तुएं हैं तो उनका जो बल है वो समानुपाती होगा, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, हैं? ये न्यूटन का नियम था। इसको हमने क्या कहा? आगे ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर का चिन्ह आ गया, इसकी जगह एक कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका मान कभी न बदले। कांस्टेंट का मतलब ही जो बराबर रहे, हैं? क्या रहे? बराबर रहे, कभी उसका मान न बदले, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब जो जी आया, जी क्या है? ये बड़ा जी है, ये क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का एक नाम भी आया, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, ये पूरे यूनिवर्स में है। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, यानी ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, और कांस्टेंट है यानी पूरे यूनिवर्स में घूमोगे तो कहीं भी मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब चंदा पे चले जाओ, सूरज पे चले जाओ, पृथ्वी, मंगल, जहां जाना है वहां चले जाओ, इस जी का मान कहीं नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। जी आया, जी m1 m2, जी आ गया, बराबर आ गया, जी आ गया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है? जी नियतांक है, और इसका नाम क्या है? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक माने यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका नाम, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.67 इंटू 10 की घात -11। और मात्रक क्या होता है? मात्रक कहां से निकाले?
मात्रक यहां से निकालेंगे, जिसका मात्रक निकालना है वही रह जाएगा, बाद बाकी सब इधर आ जाएगा। इधर देखो, जब आर स्क्वायर इधर आएगा, आर स्क्वायर कहाँ है, नीचे, और नीचे वाली संख्या जब ऊपर आएगी तो क्या होगा, गुणा होगा। भाग वाली संख्या जब इधर आएगी तो क्या होगा, गुणा। एफ के साथ आर स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, और m1 m2 जब इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, भाग। और उधर क्या रह गया, उधर जी रह गया। क्या रह गया, जी। तो जी के साथ कौन है, एफ। एफ आ रहा है, एफ का मात्रक बोलो, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बाबा को सम्मान देने के लिए बल का मात्रक क्या रख दिया गया, न्यूटन। क्यों रख दिया गया, इसलिए रख दिया गया कि बल की परिभाषा वो दिए, बल की व्याख्या भी वो की है, बल के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई, इसलिए बल का मात्रक क्या रख दिया गया, न्यूटन। वैसे क्या होता है बल का मात्रक, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो जी आर स्क्वायर इधर आएगा तो एफ आर स्क्वायर, एफ का मात्रक न्यूटन और आर लेंथ है, लंबाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे m1 m2 आ जाएगा, दोनों का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम गुणा किलोग्राम, तो मात्रक क्या हो जाएगा जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये कल पढ़ चुके थे। इसका मात्रक हो गया न्यूटन, निकाला है हमने, मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इतना हम पढ़े, तो ये कैपिटल जी है, इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अगर नहीं निकल रहा, यहां से निकल आएगा, आर स्क्वायर इधर आया, एफ आर स्क्वायर हो गया, ये एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, एफ का मात्रक न्यूटन, आर लंबाई है, मीटर, और स्क्वायर लग रहा है इसलिए मीटर स्क्वायर बटे जाको वजन को मात्रक किलोग्राम, और इसका भी तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम, नीचे तो किलोग्राम का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पढ़ चुके थे ना ये सारी चीजें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़े गुरुत्वीय त्वरण। अभी गुरुत्व क्या था तुमने देखा था, है? अरे गुरुत्व क्या था, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी को तो गुरुत्व कहा। और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्वरण है, पृथ्वी की त्वरण हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण। तो उसका हेडिंग लिखो, गुरुत्वीय त्वरण। माँ की सेवा करते करते मस्ती का मद छाने लगता, गड़गड़ गाता है गान मचल। अच्छा भाई देखो, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पीछे का जो पढ़ाया गया है वो तुम याद करोगे तब तुम्हें चीजें याद रहेंगी, है? पीछे का पढ़ाया हुआ याद करोगे तभी तो याद रहेंगी। हाँ, तो पीछे त्वरण पढ़ाई, त्वरण के साथ गुरुत्वीय जुड़ गया है, यानी त्वरण तो तुम जानते ही हो, और गुरुत्वीय जुड़ गया, इसका मतलब पृथ्वी की त्वरण है। किसकी त्वरण है, पृथ्वी की। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब त्वरण तो है लेकिन किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, अब ये बताओ, ये पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है? त्वरण की डेफिनेशन पहले देखो कि त्वरण कहते हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है? यानी दूसरा मैंने बोला, एक सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन हो जाता है वह त्वरण होती है। जैसे उदाहरण देखो, कोई चल रहा है यहां पे और इसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड, और एक सेकंड में वो जो है यहां आया और वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले सेकंड यहां आया, 1 सेकंड लगी, यहां से यहां तक कितना समय लगा, 1 सेकंड। वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। अगले 1 सेकंड में ही वेग उसका 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और 1 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 का परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण कितना हुआ, 2। ठीक है, 1 सेकंड में वेग में जितना परिवर्तन हो जाता है वह क्या कहलाती है, त्वरण।
ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है? अरे किसी वस्तु को ऊपर ले जाओ, जहाज में ले गए ऊपर, ईंट लेके गए और जहाज में हाथ किया बाहर और ईंट को छोड़ दिया। अब वो छोड़ी, तब उसका वेग कितना है? 0। 1 सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होगा, 1 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। हर सेकंड उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन होगा। कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन होगा। यानी 1 सेकंड में स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती वस्तु के वेग में, स्वतंत्र रूप से का मतलब है छोड़ दिया, स्वतंत्र रूप का मतलब छोड़ दिया जाए, उसके वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती किसी वस्तु के वेग में, समझ रहे ना इन बातों को? नहीं समझ रहे? छोड़ दिया, 1 सेकंड में वेग में जितना परिवर्तन होगा वो क्या होगी? त्वरण। लिख लो, मुक्त रूप से पृथ्वी पर, मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती किसी वस्तु के वेग में एक सेकंड में, मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन हो जाता है, एक सेकंड में जितना परिवर्तन हो जाता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन हो जाता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखो, पृथ्वी कैसी है बंधुओं? हाँ? अच्छा, अभी आप देखो F बराबर क्या दिया था हमने। अब यहां लिखो, अब एक हेडिंग लिखते हैं, इतना लिख लिया। अब एक हेडिंग लिखते हैं भार, वेट। एक हेडिंग भार लिखते हैं, वेट। क्या लिखते हैं? भार, वेट। बताओ कोई। भार, भार बताओ। विष्णु बताओ। चलो, भार क्या है? बल है। भार क्या है? बल। भार एक बल होता है। पीछे इधर बातें मत करो, बातें करनी है तो बाहर जाओ, फील्ड में आराम से बातें करो, 1-2 घंटा, 4 दिन 6 दिन, जितना दिन करना है उतना दिन बात करो। बातें फ्री हो जाओ तो बातें फ्री, बिल्कुल जैसे फ्री बोलते हैं ना, बातें फ्री, बातें फ्री बन के बैठा करो। शुगर फ्री नाम सुना है? शुगर नहीं होता उससे फ्री, ऐसे ही बातों से फ्री होके बैठा करो यहाँ पे है। अरे 10 मिनट का छुट्टी मिलेगी। छुट्टा मिलेगा बोल रहा था।
छुट्टी मिलेगी 10 मिनट की, उसमें आप जो बातें कर सकते हो बाहर जाके। तो इधर देखो, भार क्या है, देखो तुम्हें सिखानी होती है सारी चीजें। भार क्या है? एक बल। क्या है? एक बल। कौन सा बल? भार एक बल होता है। कौन सा बल? वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी इसको हम छोड़ दें तो इस भार के कारण ये पृथ्वी पर गिरता है। किसके कारण? भार। वही गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। भार क्या है? भार एक बल है। कौन सा बल? जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। लिख लो इसको। किसी वस्तु का भार वह बल है, वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। और बल बराबर क्या होता है? हाँ भाई, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां त्वरण कौन सी लगेगी? पृथ्वी की त्वरण लगेगी ना। वो क्या है? स्मॉल जी। इसलिए भार क्या हो जाएगा? वेट। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो भार W बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। वेट बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी भार कितना हो गया? mg। mg। तो भार हो गया mg। ठीक है, यही तो गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी खींच रही है, इस बल को लगा रही है। तो भार क्या है? mg। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इतना लिखे, लिख लिए। अब आगे देखो, आगे तुम्हें मुझे आगे करना था। पेज है ये मैंने हटा दिया। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब ये बताओ। बहुत बढ़िया। अब ये देखो। अभी F बराबर क्या लिखे थे आप? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां लिखना नहीं है अब तो, मैं ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, बस देखो। ठीक है, अब यहां देखिए कि ये पृथ्वी हमारी क्या है? पृथ्वी ऐसे ही है, चपटी हुई। इधर ज्यादा कम है, इधर ज्यादा है, ऐसी। ये वाली क्या है? कम। और ये वाली जो व्यास है वो ज्यादा है। ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल। ये क्या है? इक्वेटर। विषुवत रेखा। ये ध्रुव हैं। ठीक है, अब यही बताते हैं कि यहां पे एक वस्तु रखी हुई है इस पृथ्वी के ऊपर। बच्चा सी ये रही है, ये वस्तु रखी हुई है। इस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा? भार के बराबर mg। कितना कार्य करेगा? mg। और गुरुत्वाकर्षण बल ये रहा है। अब यहां देखो जी, जो द्रव्यमान होते हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमान होते हैं। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल M। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और इसका मान लो स्मॉल m, और पृथ्वी का कैपिटल M। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है उसे क्या बनाते हैं हम? कैपिटल R। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पृथ्वी और इस वस्तु जो पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है, एक वस्तु, एक पृथ्वी, दो वस्तु हुई। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? एक वस्तु पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है, मान लीजिए चेयर, एक पृथ्वी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई है? कितनी होती है दूरी बीच की? क्या है? अरे क्या बताया था? सेंटरों के बीच की दूरी नापते हैं। इस पृथ्वी का सेंटर यह है, इसका सेंटर यही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। हाँ, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। यहां समझने वाली बात है, लिखना नहीं है ये। अब यहां जो F है, F बराबर हो क्या जाएगा? जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वो हो जाएगा G। और एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, दोनों आ गए।
एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, और बटे जो रेडियस जो दूरी होगी बीच की वो कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर आर स्क्वायर। लिखना मत इन चीजों को, अरे क्यों लिख रहे हो। अब ये बताओ इस पर कितना बल लगेगा, mg, इस पर कितना लगेगा, भार के बराबर लगेगा, भार के बराबर कितना लगेगा, भार के बराबर, यानी ये F बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू पृथ्वी की g, और इधर क्या आएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, इसका ये इससे कट गया, यानी g बराबर कितना हो गया, gm अपॉन आर स्क्वायर। यानी जो त्वरण है उसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो ये कांस्टेंट है, g बराबर रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा नहीं, त्रिज्या भी घटेगी बढ़ेगी नहीं। लेकिन अब यहां देखो इसके नीचे एक संख्या आ रही है, ऊपर वाली मान लो 100 है ऊपर वाली, और नीचे वाली संख्या है 10, भाग लगाओ 10 आएगा, नीचे वाली संख्या बढ़ाओ 20 करो तो इसका मान 5 आएगा। नीचे वाली संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी मान क्या होगा उसका, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलो अरे उनसे ये कह दो बर्तन साफ कर दें, खाना वाना आज नहीं बनना है, ठीक है, सावधान यहां समझो भाई, तो ये डिपेंड करता है gm अपॉन आर स्क्वायर, यानी r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यहां देखो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, फिर नहीं समझ रहे, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है दोनों है, तो ऊपर मान लो 100 है, नीचे 5, तो 100 में 5 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 20, और नीचे की संख्या बढ़ाओ यानी त्रिज्या बढ़े दूरी बढ़े, नीचे की 10 करो तो जी का मान 10 आएगा, नीचे की 20 करो जी का मान 5 आएगा, नीचे की 25 करो 4, और नीचे की 50 करो 2, समझ रहे हैं। यानी कि पृथ्वी तो ये रही, एक वस्तु यहां है उस पर ग्रेविटी जो त्वरण लगेगी वो कम लगेगी या ज्यादा, देखो अब दूरी कितनी हो गई इनके बीच की, बढ़ गई, तो दूरी बढ़ने पर त्वरण का मान घटेगा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी त्वरण का मान भी घटेगा, यानी पृथ्वी तल से ऊपर चलें तो त्वरण का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। ठीक है, क्यों, इस फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी तल से ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा यहां देखो, यहां देखिए कि जो वस्तु पृथ्वी के तल पर जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुवों पर। कहां होता है, ध्रुवों पर। अब ध्रुवों पर देखो, ध्रुवों पर एक पृथ्वी गोल बनाओ, एक गोल पृथ्वी बनाई गई ध्रुवों पे, तो ये पृथ्वी बन गई ये वाली, कौन सी बन गई, ये वाली पृथ्वी बन गई, क्योंकि यहां तो ज्यादा है ना, ये वाला व्यास ज्यादा है, भूमध्य रेखा वाला व्यास ज्यादा है, ये पृथ्वी बन गई गोल। ठीक है, अब जब पृथ्वी का मान जी का मान यहां निकालोगे तो इतना ही द्रव्यमान लगेगा जितना मैंने ये लगाया है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, वही लिखना है, इतना द्रव्यमान लगेगा बस। ठीक है, और इस द्रव्यमान से निकालते हैं तो जो जी का मान है वो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अगर हम यहां निकालें जी का मान यहां निकालें तो फिर गोल कहां बनेगा, गोला कहां बनेगा, फिर गोला कहां बनेगा बंधुओं, फिर गोला बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा ये गोला, ये तो ये खाली जगह आ रही है, क्या आ रही है, खाली जगह आ रही है। इसका मतलब है कि यहां पे जब काउंट करते हैं तो m का जो मान है उस हिसाब से r का मान बढ़ जाता है, तो ये g का मान यहाँ कम आता है। ठीक है, अब आप यहाँ कोई वस्तु यहाँ है तो यहाँ पे गोला बनेगा, ये इस गोला में जितना भी द्रव्यमान आ रहा है वो काउंट होगा, इस गोला में पृथ्वी आ रही है बस, इसलिए द्रव्यमान उतना ही काउंट होगा, लेकिन दूरी बढ़ जाएगी,
इसलिए जी का मान अगर और बढ़ावें तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, अब कोई कहेगा पृथ्वी तल के अंदर जा रहे हैं, यहां पे जी का मान निकाल रहे हैं, तो यहां द्रव्यमान कितना लगेगा, तो द्रव्यमान उतना ही लगेगा जितना उस गोले में आएगा। तो ये भी जैसे जैसे अंदर जाते हैं जी का मान घटता है, यानी पृथ्वी तल से अंदर जाओ या ऊपर जाओ जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। ठीक है, यहां आएंगे तो वजन और कम लगेगा, कितना वजन कम हो गया, और यहां आ जाएं तो बीच की दूरी शून्य हो जाएगी, इसलिए वजन भी शून्य, यहां पे आने पे वजन क्या हो जाएगा, शून्य, वजन शून्य, इसलिए जी का मान 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0। फिर दोबारा देखो यहां पे मान कितना होता है, यहां 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहां से जैसे जैसे अंदर जाएंगे, पृथ्वी तल के जैसे जैसे अंदर जाएंगे जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से अंदर जाने पर जी का मान घटेगा, और पृथ्वी तल के ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। ठीक है, और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है जी का मान, सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुवों पर। अच्छा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जामे तो, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जामे तो जी का मान घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि यहां पर जी का मान कम है। प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां कम है वहां ज्यादा है, तो यहां से बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, और ऐसे ऑप्शन बना देता है। समझना है, अब ये बात समझो, फिर मैं बोलता हूं, जो पॉइंट तुम्हें नोट डाउन करने वो ये हैं कि जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुवों पर। पृथ्वी तल पर जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर कम। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाएं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। पृथ्वी तल से जितना ऊपर जाओगे जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से अंदर जाएं, पृथ्वी में अंदर जाएं तो वहां भी जी का मान घटता जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, शून्य, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान कितना हो गया, 0 हो गया, ऊपर द्रव्यमान 0 हो गया, तो 0 का गुणा किसी में करें सब 0। ठीक है, तो केंद्र पर कितना होता है, 0, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा। ठीक है ना, इन पॉइंटों को लिखना है, लिखो भाई, पॉइंट लिखो। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम, तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस बढ़ती जाती है, इधर जाते हैं तो जी का मान सबसे कम होता है कहाँ, भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, अगला लिखो, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, बताओ भाई, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो बताओ, घट रहा है, लिखो इस पॉइंट को। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अगला पॉइंट और लिखो, पृथ्वी तल के अंदर जाने पर, पृथ्वी तल के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है,
तो ये गुरुत्वीय त्वरण कंप्लीट हुआ है। इतनी चीजें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछने को तुम्हें जानने की आवश्यकता रहती है। त्वरण कंप्लीट हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, त्वरण हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक घर्षण बल कराते हैं, उसके बाद फिर आज बचा है सब में, फिर उसके बाद हाँ समय तो है ही है, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा फिर स्टार्ट कर दे नया चैप्टर। तो इतना ही पर्याप्त। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं। नोट डाउन हो गया? क्या कर रहे हो? पलायन वेग, हाँ पलायन वेग भी डिस्कस कर लें यार, चलो पलायन वेग भी डिस्कस कर लें, याद दिलवा दिया करो। कुछ पॉइंट मैं नोट डाउन करके लाया करूंगा, कौन से पॉइंट कोई छूट नहीं जाए, छूट जाते हैं तो मैं बाद में फिर बता ही देता हूँ। केपलर का नियम भी करवाएं, चलो अब लिखो पलायन वेग। सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में। पलायन वेग, इसके वेलोसिटी, पलायन कर जाते हैं, पलायन हो रहा है गांव से लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा है। पलायन का मतलब वहां से छोड़ के वो आ रहे हैं। तो पलायन वेग क्या है? पलायन वेग है कि पृथ्वी है ना हमारी, इस पृथ्वी के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको पकड़ के ऐसे फेंको कि लौट के फिर पृथ्वी पे न आवे, हैं? समझ रहे हैं? हाँ। तो पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग वो है, वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंक दिया जाए तो वह वापस लौट, यानी जिस वेग से फेंक दिया है तो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर जाए, यानी जहां तक पृथ्वी, भाई पृथ्वी कहां से खींचेगी उसे, जहां तक पृथ्वी का बल लग रहा है, ये पृथ्वी है, इसका बल यहां तक ही काम कर रहा है। भाई बल का भी तो एक लिमिट है ना, इसका बल ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बल कम होता जाएगा, और यहां पे आगे इसका बल जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया। जब कोई वस्तु ऐसी फेंकी क्या वो चलती जा रही है, और इस जहां तक पृथ्वी का आकर्षण बल है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उस बल के क्षेत्र को पार कर गई, यानी इस क्षेत्र तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर हमने यहां से कोई गेंद फेंकी और यहीं तक गई तो वो लौट के कहां आनी है? यहीं आनी है। यहां से फेंकी और यहां तक आ गई, फिर भी लौट के कहां आनी है? यहीं आनी है। और यहां से फेंकी और यहां तक आई, यहां तक तो कार्य कर रहा है, फिर भी लौट के कहां आनी है? यहीं आनी है। लेकिन ऐसे फेंकी कि इस क्षेत्र को ही पार कर गई तो अब ये लौट के नहीं आई, क्योंकि इस पर तो बल ही नहीं कार्य कर रहा है पृथ्वी का। पृथ्वी का बल कहां तक है? यहां तक कार्य कर रहा है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को पार कर गई तो वापस लौट के नहीं आएगी। इस वेग को कहते हैं पलायन वेग, यानी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, जहां तक गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रही है, जहां तक पृथ्वी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको पार कर जाए तो फिर वो वापस लौट के नहीं आती है। इसी वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। इसका मान कितना है? इसका मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना फेंके? 11 किलोमीटर अगर किसी को फेंक दें एक सेकंड में तो लौट के नहीं आ रहा है? और जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो ये पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगते हैं। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो ये क्या होते हैं? ऐसे घूमने लग जाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में घूमते हैं। अगर सैटेलाइट गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा तो फिर तो आएगा ही नहीं वो लौट के। तो कहाँ घूमता है? गुरुत्वीय क्षेत्र में घूमता है। उसका वेग कितने वेग से फेंका जाता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो लिखो पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को
फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता। कौन पलायन वेग कहलाता है, उसे पलायन वेग कहते हैं, ये लिख लो, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना है पलायन वेग का मान? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब लिखो केपलर के नियम। ग्रहों के गति संबंधी, ग्रहों के गति के संबंध में केपलर के नियम। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। कितना दिया? 3। अच्छा, थोड़ा ग्रहों के बारे में जानकारी कर लें। ये सूर्य है, क्या है? सूर्य। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? खैर ये फिर ज्यादा वहां पहुंच जाएंगे, वहां नहीं पहुंचने की आवश्यकता है, भूगोल में चले जाएंगे ना। हाँ, तो देखो, जब मैं बता दूं, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रहा था तो सारी जगह सेंटर बन गए थे। पूरी ये जितना भी है उसको, उसका एक सेंटर था, एक सेंटर था, उसका नाम क्या था? अरे तुमने वो सिद्धांत नहीं पढ़ा? कौन सा सिद्धांत है? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कोई सिद्धांत पढ़े हो? कोई पढ़े हो तो बताओ। है? बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा किसी ने? बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा एक बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, उसी से तो सारी चीजें बनी हैं। उसको मैं तुम्हें बता दूं, उससे सारी चीजें कैसे बनी, वहीं से केपलर का नियम आएगा निकल के। जैसे एक था पॉइंट, एक पॉइंट था, इसका नाम था सिंगुलैरिटी। क्या नाम था? सिंगुलैरिटी। पूरा कुछ नहीं था, ये सब ब्लैक था। ये देखो, तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है, सब ब्लैक था, ठीक है? प्रकाश बना नहीं है अभी। 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है बिग बैंग हुआ था। कितना अरब वर्ष पूर्व? 13.7। और मानव तो रहने लगा 4.5 अरब वर्ष पूर्व। जब बिग बैंग हुआ था, ये एक ही था, न पृथ्वी थी, न सूर्य था, न कोई ब्रह्मांड था, कुछ नहीं था, केवल यही था, ठीक है? ये क्या था? ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि ये द्रव्य था या ऊर्जा थी। ये अब तक किसी को नहीं पता है ये द्रव्य है या ऊर्जा है, ठीक है? इसमें क्या है, सारी चीजें, जितने भी कड़वड़ जो कुछ भी था, सब जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? आकर्षित हो रहे थे सब। इतना इसका ग्रेविटी थी, बहुत तंगड़ा ग्रेविटी थी। पृथ्वी की ग्रेविटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी ग्रेविटी तो बहुत ही ज्यादा थी। पृथ्वी ग्रेविटी तो कई करोड़ों
गुनी ग्रेविटी, सोचो कितनी जल्दी टकराएंगे इसमें आके लोग बाग सब। सारी चीजें जब इससे टकरा रही, इसका बढ़ता जा रहा था, क्या बढ़ता जा रहा था, इसका आकार बढ़ता जा रहा था, है। और सारी चीजें सेंटर की तरफ भागती हैं, सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है ये बल। इतना ठोस हो रहा था कि कणों के बीच की दूरी, एक किसी चीज को दबाओ, ये गैस है, गैस को आप दबाते, गैस को अगर 100 लीटर में भर दोगे 100 लीटर के पात्र में, तो 100 लीटर होगा आयतन। उसी गैस को 50 में भरोगे तो आयतन 50, यानी दबाते जाओ तो वो दबती जाती है। अणुओं के बीच की दूरी कम होती जाती है तो आयतन भी कम होता है। इसके अणुओं के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, अंदर बीच में अंदर जो थे, और इतने दब गए कि अब वो दब नहीं सकते थे, इतने दब गए थे, उनके बीच की दूरी बिल्कुल बची ही नहीं थी। फिर भी चीजें आ रही थी, इनका जब चीजें आ रही, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसका घनत्व तो बढ़ रहा था। जब ये घनत्व तो बढ़ता गया, अब अपने घनत्व को ये बढ़ा नहीं सकता था, ऐसी स्थिति इसकी हो गई। तब इसमें एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि सारी एनर्जी चारों तरफ फैल गई है। विस्फोट हो गया, ये फैल गया सब चारों तरफ, बहुत बहुत दूर तक चला गया। ये कण हैं उसी के, ये चारों तरफ फैल गया विस्फोट से। ठीक है, ये सारे जब एक जगह इकट्ठे हो गए, इनका एक सेंटर बन गया। इधर वाले सब यहां से ये भी इधर आ गए, ये भी इधर आ गए, यहां खाली हो गया सब। ऐसे इसके जगह जगह बन गए, सेंटर बीच में खाली हो गया, सेंटर बनते चले गए, बीच में खाली होता चला गया। अब ये सेंटर बने, ये क्या बने, ये सेंटर बने नेबुला बने, ये नहीं, ये ब्रह्मांड बने, अरबों बन गए ऐसे ब्रह्मांड, अरबों खरबों ब्रह्मांड बन गए, खरबों ब्रह्मांड ऐसे बन गए। इनके अंदर फिर ये है ना, ये सब एक जगह इकट्ठे हुए, फिर इनका भी एक सेंटर बन गया, फिर ऐसे इकट्ठे हुए, ये नेबुला बने। इन नेबुलाओं के अंदर फिर बन गए मंदाकिनी बनी, ये मंदाकिनियां हैं। मंदाकिनियों के अंदर सौर मंडल बने, मंदाकिनियां बनी है। ये मंदाकिनी को मान लो, ये है मंदाकिनी, ये इसके अंदर सौर मंडल बने, अरबों तारे बन गए। सौर एक तारा बना, उस यानी इसके अंदर तारे बने, और तारों के आसपास क्या है, तारों के आसपास भी घूमने लगी एनर्जी इसके अंदर बने हैं। फिर जो एनर्जी घूम रही थी वो सब जुड़ जुड़ के ग्रह बन गए। कितना बड़ा बनना। फिर इसके अंदर तारे बने, ये तारे हैं, इन तारों के अंदर ग्रह बन गए। पृथ्वी, ये एक तारा सूर्य मान लीजिए, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं वो सूर्य के ग्रह, सौर परिवार हो गया। तो ऐसे कितने सूर्य, अरबों सूर्य तो यहाँ पे घूम रहे हैं, अरबों यहाँ घूम रहे हैं, इतने ब्रह्मांड है, अरबों अरबों ब्रह्मांड, अरबों सूर्य उनके अंदर, तो कितने सूर्य, कितने तारे, बहुत तारे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है ये सब, और हम छोटे से यहाँ पे आ गए, कितना घूम घूम के बहुत छोटे पृथ्वी बनी। ठीक है, अब देखो इसको हुआ क्या। फिर जब पृथ्वी बन रही है ना, तो ये बताओ कि सेंटर के चारों तरफ भारी चीजें सेंटर के चारों तरफ आएंगी, हल्की चीजें सेंटर से दूर भागेंगी, हल्की चीजें सेंटर से दूर, और जो भारी चीज होगी वो सेंटर के पास आएगी। ऐसा स्थिति जब पैदा हुई तो भारी चीजें पास आई, तो 4 ग्रह जो बने वो पास में बने सूर्य के, वो ठोस बने, और 4 ग्रह जो सूर्य से दूर थे वो गैसीय रहे। कैसे रहे? गैसीय हैं। तो 4 ही ग्रह ठोस हैं और बाद बाकी 4 ग्रह कैसे हैं? गैसीय हैं। ऐसे करके बने। और ये एनर्जी है ना, मैंने बता नहीं पाया, ये एनर्जी और सिंगुलर पॉइंट था, ये चारों तरफ घूमने लगी, इसके पूरी एनर्जी इसके चारों तरफ घूमने लगी। और जब वो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पॉइंट बने, ये भी घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, लेकिन इसका भी सेंटर आ गया, इसके अंदर वाली चीजें इस सेंटर के चारों तरफ घूमने लगी। ये वाली चीजें इसके अंदर जो बनी मंदाकिनियां, ये इसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन ये पूरा इसके चारों तरफ घूम रहा है। मंदाकिनियों के अंदर सेंटर बन गए, यहाँ पे चीजें इनके चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन ये फिर ये भी घूम रही है, सब घूम रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है। ऐसे करके सारी चीजें घूम रही हैं, लेकिन किसके चारों तरफ? इसी के चारों तरफ। सबके अपने अपने सेंटर के चारों तरफ घूमते हुए घूम रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जब सूर्य बन गया था हमारा, तो सूर्य के चारों तरफ कौन घूमने लगे? सूर्य ये रहा, इसके चारों तरफ जो एनर्जी थी उसके जुड़ के एक ग्रह बन गया, ये सूर्य है, यहाँ एक ग्रह बन गया जुड़ के, फिर ये यहाँ बन गया दूसरा, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, फिर यहाँ एस्टेरॉइड्स हैं, 5वां 6वां 7वां और 8वां, 8 बन गए हैं। ऐसे बनते चले गए।
यानी ये सबसे बड़ा था, फिर आकार छोटा होता गया, ये बृहस्पति है, फिर इससे छोटा होता गया आकार, ऐसे चारों छोटे होते चले गए, इधर बड़े होते चले गए, यहाँ एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, ऐसे करके ये बना। तो ये भी क्या, सब एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये भी घूमने लगे चारों तरफ। कहाँ घूमने लगे? चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। और सूर्य अपनी मंदाकिनी के चारों तरफ घूम रहा है, मंदाकिनी जो अपने ब्रह्मांड के चारों, एक सेंटर के चारों तरफ घूम रही है, ब्रह्मांड जो है वो पॉइंट था जहां से बने हैं उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो केपलर ने ये बताया नियम कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। वो कक्षा कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है। कैसा मार्ग है? दीर्घ वृत्ताकार। ये चारों ठोस हैं, यहाँ एस्टेरॉइड्स हैं, ये बृहस्पति से लेके आगे इधर सब गैसीय हैं। इनको इनर प्लेनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, और सब ठोस हैं, ये बाह्य ग्रह हैं, ये सब गैसीय हैं। ठीक है, अब यहां देखो, तो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं। अब ग्रहों के चारों तरफ क्या बना? इनके तरफ भी एनर्जी है, एनर्जी बन के जुड़ के ये बन गए सब उपग्रह। यहां जो एनर्जी थी वो सब क्या बन गई? उपग्रह बन गई। ठीक है, ऐसे करके वो एनर्जी जो घूम रहा था वो सब जुड़ता गया, चीजें बनती गई, ऐसे करके बन गया पूरा जो आज की चीजें हैं वो ऐसे बन गई। फिर बहुत समय बाद में क्या हुआ? हाइड्रोजन बना। सबसे पहले कौन बना? हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम बना, हाइड्रोजन और हीलियम, फिर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ऐसे करके होता रहा, सारी एनर्जी बन गई, प्रकाश बना। फिर जैसे ही नाभिकीय क्या हुआ? नाभिकीय संलयन हुआ, उसमें ऊर्जा निकली, वहां प्रकाश तब उत्पन्न हुआ। प्रकाश नहीं था पहले, अंधेरा था। अब केपलर के नियम आया। पहला नियम क्या है? केपलर ने क्या बताया कि भैया ये एक एलिप्स दीर्घवृत्त है और ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य नहीं है, ये दीर्घवृत्त के कितने नाभि होती हैं? 2 केंद्र होते हैं, एक ये, एक ये। इन दोनों में से किसी एक केंद्र पे कौन है? सूर्य है हमारा। कौन है? सूर्य। और पृथ्वी ये घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कौन से मार्ग में घूम रही है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कौन से रास्ते पर घूम रही है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। और सूर्य उस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है। सूर्य कहां होता है? दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है। तो बताओ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या पूरे साल बराबर है? नहीं है बराबर, है बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है ना, नहीं है। पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है सूर्य का, उसी को तो सौर दिवस कहते हैं, सॉरी सौर वर्ष। एक चक्कर जो लगाती है उसे सौर वर्ष कहते हैं। और वो मैं जब रीजनिंग पढ़ाता हूं तो बताता हूं, 365 दिन। कितने पृथ्वी यहां से घूम के गई और यहीं लौट के आ गई, 1 साल लगी। अब उस समय कितना है? 365 दिन, 5 घंटे, 47.5 सेकंड, 5 मिनट और 48 सेकंड, इतना समय लगता है पूरा चक्कर लगाने में। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इतना समय लगता है। जब कैलेंडर पढ़ाए थे तब बताया था ना। हाँ, तो अब फिर पहला नियम लिखो इसका, समझ गए हो तो पहला नियम लिखिए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। हाँ भाई, सही है ना? अच्छा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, पहला नियम लिखो, केपलर के नियम पढ़ रहे हो, पहला नियम पढ़िए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं तथा सूर्य इस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं तथा सूर्य इस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है। पहला नियम। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम देखिए बंधुओं,
दूसरा नियम ये कहता है हाँ भाई देखो इसको समझो, दूसरा नियम ये है दीर्घवृत्त। हाँ भाई ये क्या है? दीर्घवृत्त। दूसरा नियम ये कहता है कि सूर्य है ना, यहां पे है सूर्य, तो यहां पे है। अब ये पृथ्वी यहां है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की ये सीमा रेखा है, पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा है। ये पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है वो एक महीना में, पृथ्वी यहां से एक महीना में कहां आई? यहां आई। कहां पे आ गई? यहां। एक महीना का समय लगा, कितना? 1 माह। तो कितनी जगह घेरी? पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ने कितना क्षेत्रफल घेरा? यही तो क्षेत्रफल घेरा। ये बताओ, फिर समझो। पृथ्वी यहां थी, तो ये पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ये रही। एक बार और बता रहा हूं, जो नहीं देख पाया वो देख लीजिएगा। एक महीना में पृथ्वी यहां से घूम के यहां आ गई। अब रेखा ये रही, कितनी जगह घेरी? जगह कोई क्षेत्रफल बोलते हैं, तुम्हें पढ़ा दिया मैंने। क्षेत्रफल क्या है? जगह। तो जगह जी तो है, इतनी जगह घेरी। मान लीजिए 1000 बीघा है। कितनी? ये जगह है 1000 बीघा। कितनी? 1000 बीघा। ये 1000 हेक्टेयर कर दो, 1000 हेक्टेयर है ये, ठीक है। अब पृथ्वी यहां है, तो जगह जी है, रेखा ये रही है। अब पृथ्वी एक महीना में यहां से यहां पहुंची, जो 1 महीना है। तुम देखोगे यहां तो दूर ज्यादा चली है पृथ्वी एक महीना में, वहां कम चली है। वहां क्या है? कम चली है। और यहां ज्यादा चली है और वहां कम चली है। यहां देखो दूरी ज्यादा दिख रही है ना देखने में, यहां कम है। लेकिन ये नियम क्या पालन करती है? नियम ये करती है कि जगह अबव 1000 हेक्टेयर ही होगी, यानी जगह बराबर घेरते हैं, एरिया बराबर घेरती है, ठीक है। ये जगह अभी भी 1 माह की कितनी है? 1000 हेक्टेयर। ये जगह अभी भी 1000 हेक्टेयर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी तब उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो वेग क्या होगा? कम। सूर्य के पास होगी तो वेग ज्यादा, और सूर्य से दूर तो वेग कम। लेकिन ये नियम यह है कि पृथ्वी तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है। समान समय का मतलब 1 महीना में 1000 हेक्टेयर, तो यहां भी 1 महीना में 1000 ही हेक्टेयर घेरेगी। समान समय में समान एरिया घेरती है, ठीक है ना? यही है ना? है? अच्छा लिख लो। इन्होंने कहा था केपलर के नियम भी पढ़ा दीजिए, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। पृथ्वी तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल घेर। वैसे केपलर के नियम अग्निवीरों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। रेलवे के लिए करोगे तो हम मायने रखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है। समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। तीसरा नियम नहीं करा रहे। तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है? क्या है वो? T² प्रोपोर्शनल 1/3। यानी जो पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है, ये समय का स्क्वायर। जिन यहां से यहां तक कि अगर 100 किलोमीटर है, इसकी आधी 50 किलोमीटर हो जाएगी, उसकी घात 3 के बराबर के समानुपाती होता है। यानी ये ये बताओ कि पृथ्वी की गति कैसी है? अरे पृथ्वी गति कैसी है? आवर्ती गति है। कैसी गति है? आवर्ती। आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती कहते हैं, देखो तुमने एक घड़ी देखी होगी पहले, ये घड़ी जो है इसमें पेंडुलम होता था ऐसे, ये जो है
यहां तक जाता था, फिर लौट के ऐसे यहां, फिर यहां, ऐसे चलता था, है दोलन करती है ये। अब इसको देखो, यही बातें मत करो। मान लीजिए 1 सेकंड में यहां गया और 1 सेकंड में यहां आया, फिर 1 सेकंड में यहां गया, 1 सेकंड में यहां आया, फिर अगले सेकंड भी यही कर रहा है। यानी इसकी जो गति है ना वो एक ही रास्ते पर हो रही है। कितने पे हो रही है? एक रास्ते, निश्चित पथ है और निश्चित समय, यानी 4 सेकंड में ये पूरा कर रहा है। 1 सेकंड यहां तक, एक यहां, एक उधर, एक यहां, 4 सेकंड में यहां से इधर गया, उधर के आ गया, फिर अगले 4 सेकंड में आ जाएगा, फिर अगले 4 सेकंड में ऐसा ही करेगा। यानी निश्चित पथ पर निश्चित समय में अपनी गति को अगर कोई दोहराता है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। पृथ्वी यहां से 1 साल में लौट के कहां आ गई? यहीं आ गई, फिर अगले 1 साल में यहीं आ जाएगी, फिर अगले 1 साल में यहीं आ जाएगी। यानी निश्चित समय और पथ भी निश्चित है, इसी रास्ते पर दोहराएगी। यदि कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति क्या होती है? आवर्ती गति। तो एक आवर्त को करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्त काल। आवर्त काल तो सुना है, आवर्त काल सुना है ना? एक आवर्त को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल बोलते हैं। तो पृथ्वी एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वो आवर्त काल हुआ है। तो आवर्त काल का वर्ग, आवर्त काल का वर्ग समानुपाती होता है। ये पूरी होती है 2a, ये पूरी यहां से यहां तक 2a होती है दीर्घवृत्त में। क्या होती है? 2a। और यहां से यहां तक की कितनी होती है? ये 2b। अरे दीर्घवृत्त का समीकरण नहीं पढ़ा? x² / a² + y² / b² बराबर 1। ये a क्या है? इसकी आधी। ये यहां से यहां तक 2a है तो a कितनी? यहां से यहां तक a ये है, और b क्या है? यहां से लेके यहां तक। ये a और b होती हैं। इस a की घात 3 के समानुपाती होता है t²। ये तीसरा नियम है, t² समानुपाती aq। लिख लो इसको, तीसरे को भी, t² समानुपाती aq, t² समानुपाती aq। t क्या है? आवर्तकाल। a क्या है? इसका आधा। ये दीर्घ अक्ष है। देखो चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। इसमें ज्यादा हो गया ना, इस नियम में ज्यादा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है। या तो समय ज्यादा लो, किसी चीज को आसान बनाना है तो समय ज्यादा ले लो तो आसान बन जाती है, जल्दी कराओगे तो फिर थोड़ी कठिन बन जाती है। अच्छा यहां देखो, इसका नाम देखो, ये अक्ष है भाई, इधर समझो, ये क्या है? अक्ष। और ये भी क्या है? अक्ष। तो बड़ी अक्ष कौन सी है? ज्वारी। इसका नाम बड़ी अक्ष, बड़ी को बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्या नाम है? दीर्घ अक्ष। और ये वाली कौन सी है? लघु अक्ष, छोटी अक्ष। तो लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2a। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2a। अब दीर्घ अक्ष का आधा करो तो अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया। क्या हो गया? अर्ध दीर्घ अक्ष। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? a। अर्ध दीर्घ अक्ष। तो a क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष। a क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष। और t क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी आवर्तकाल कितना होता है पृथ्वी का? 1 वर्ष। कितना होता है आवर्तकाल पृथ्वी का? आवर्तकाल है 1 वर्ष। ये तीसरा नियम था, तुमने केपलर के नियम करवा दिए, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज और कराते हैं, क्योंकि कल हम जो कार्य सामर्थ्य ऊर्जा स्टार्ट करेंगे।